हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 31। चैप्टर 31 बताता है आपराधिक मामलों का अंतरण, मतलब जो ऑफेंस वगैरह होते हैं उसका ट्रांसफ़र करना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, उसके बारे में बताता है ये चैप्टर। इसमें सेक्शन है 406 से 412। तो हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन। हम पहले देखते हैं सेक्शन 406। 406 बताता है 406 बताता है मामलों और अपीलों को आंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो ये जो केस होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। तो ये बताता है सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है अगर कोई केस वेस ट्रांसफ़र करता है या अपील ट्रांसफ़र करता है उसके बारे में। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। इसमें 3 क्लॉज दे रखे हैं। हम पहला क्लॉज देखते हैं। जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को आंतरित कर दी जाए। तो ये कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या उसे कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाता है, कौन उच्चतम न्यायालय में, या तो महान्यायवादी या कोई हितवद पक्षकार कोई आवेदन करता है और न्यायालय को लगता है कि नहीं केस का ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफ़र करता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय के और अन्य जो उच्च न्यायालय उससे दूसरे उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये पहला क्लॉज बताता है। सेकंड क्लॉज बता रहा है उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितवद पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जबकि आवेदन भारत के महान्यायवादी या राज्य का मध्यस्थता शपथ पत्र या प्रतिज्ञा द्वारा समर्पित होगा। तो ये कह रहा है कि अगर सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो केस ट्रांसफ़र तब करेगा या तो कोई पक्षकार या तो कोई जो पार्टी है उसने एप्लीकेशन लगाई हो या महान्यायवादी ने कहा हो या कोई राज्य का महाधिवक्ता है उसने एप्लीकेशन लगाई हो। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, तो केस ट्रांसफ़र कर सकता है। पर ये कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्पित होगा। पर जब क्या होगा, तो ये सेकंड बताता है कि आवेदन होगा वो ओथ पर ही समर्पित होगा। तो ये बता रहा है क्लॉज सेकंड। अब देख ले थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज कह रहा है जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है और कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाई और उसने एप्लीकेशन खारिज कर दी है ट्रांसफ़र करने की, तो ये कह रहा है वहाँ यह उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला, अगर उसे लग रहा है कि जो एप्लीकेशन लगाई है जो केस ट्रांसफ़र की वो परेशान करने के लिए लगाई गई है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, तो जिसने लगाई है उससे दूसरी पार्टी को 1000 रुपये का उसे प्रतिकर दिलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 1000 रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश देगा न्यायालय। ये हो गया हमारा 406। तो 406 हम एक बार और देख लेते हैं। तो इसका पहला क्लॉज कहता है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है उसे लगता है या कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाता है तो फिर वो क्या कर सकता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में केस ट्रांसफ़र कर सकता है। एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाले अन्य न्यायालय से दूसरे अन्य न्यायालयों में जो दूसरे हाई कोर्ट के अंदर आते हैं उनमें केस ट्रांसफ़र कर सकता है। पहला क्लॉज कह दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है कोई महाधिवक्ता ने या महान्यायवादी ने या हितवद पक्षकार ने कोई एप्लीकेशन लगाई है केस ट्रांसफ़र करने की, तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय उसे केस ट्रांसफ़र कर सकता है। पर क्या जो आवेदन लगाया जाएगा वो शपथ पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए। ये कह रहा है क्लॉज 2। थर्ड ये कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये तंग करने के लिए लगाई गई है, जो केस ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन है ये तंग करने के लिए लगाई गई है, तो फिर जो एप्लीकेशन लगाता है उससे दूसरी पार्टी को 1000 रुपये तक का प्रतिकर दिलाएगा न्यायालय। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 406। अब आ जाते हैं सेक्शन 407। सेक्शन 407 बताता है मामलों और अपीलों को आंतरिक करने की हाई कोर्ट की शक्ति। अब ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट की पावर बता दी 406 में। 407 बता रहा है हाई कोर्ट की पावर अपील या कोई सूट या कोई मतलब कोई केस बेस है उसे ट्रांसफ़र करने की। तो अब ये बता रहा है 407 हाई कोर्ट की पावर बता रहा है जो कोई केस है या कोई अपील है उसे ट्रांसफ़र करने की। तो ये कह रहा है
हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है 407 मामलों और अपीलों को आंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये बताता है हाई कोर्ट की पावर के बारे में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील या कोई केस है उन्हें कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो कहता है यदि मामले का विचार निष्पक्ष नहीं हो रहा है, अगर न्यायालय को लगता है कोई केस है जिसको निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसे ट्रांसफर कर सकता है। या उसे लग रहा है न्यायालय को किसी जो कठिन विधि है उसका प्रश्न उठने की संभावना है, उसे लग रहा है कोई विधि ऐसी है जिसकी प्रश्न उठने की संभावना है, तो केस ट्रांसफर कर सकता है। सी में कह रहा है अगर कोई न्यायालय जो अन्य सक्षम न्यायालय में आंतरिक किया जाना चाहिए, अगर न्यायालय को लग रहा है कि ये केस किसी और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ ट्रांसफर करना चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा, वो केस ट्रांसफर कर देगा। पर कब करेगा, तो कह रहा है निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर करेगा, हितवत पक्षकार के आवेदन पर करेगा, या उसे स्वप्रेरणा से लग रहा है, सुमोटो से लग रहा है कि नहीं केस ट्रांसफर करना चाहिए, तो न्यायालय केस ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट ऊपर दे रखे हैं फर्स्ट क्लॉज में। तो फर्स्ट क्लॉज में कह रहा है कि जब कभी हाई कोर्ट को यह प्रतीत होता है, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर उसे लगता है न्यायालय को कोई जो ट्रायल हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो केस ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा बताता है कि किसी कठिन विधि का प्रश्न उठने की संभावना है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, केस ट्रांसफर कर सकता है। फिर थर्ड कह रहा है कोई अगर न्यायालय को लगता है कि अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा केस जो ट्रायल है वो होना चाहिए, तो वो ट्रांसफर वो कर सकता है। फिर इसी में ही आगे बता दिया है, इसी में आगे बताते हैं कि जो कब ट्रांसफर कर सकता है, तो कह रहा है निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, हितवत पक्षकार के आवेदन पर, या सुप्रीम से। अगर उसे सुमेटो से भी लगता है केस ट्रांसफर करना चाहिए, तो वो केस ट्रांसफर कर सकता है 407 में। अब आ जाते हैं हम 408 बताता है सेशन कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। ये बताता है 408 बताता है मामलों और अपीलों को आंतरित करने की सेशन न्यायालय की पावर। तो ये बताता है सेशन न्यायालय की पावर के बारे में बताता है कि कोई केस या कोई अपील कब ट्रांसफ़र की जा सकती है, सेशन न्यायालय की क्या ट्रांसफ़र करने की सेशन न्यायालय की पावर क्या है, वो सेशन न्यायालय की पावर के बारे में बताता है। तो कह रहा है इसमें भी 3 क्लॉज दे रखे हैं। तो ये कह रहा है जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह समीचीन है कि उस धारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब यह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड वाला आंतरित किया जाए। अगर न्यायालय को लग रहा है या तो कोई एप्लीकेशन लगा देता है, या न्यायालय को लगता है कि कोई केस है वो किसी दूसरे न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। पहले कह दिया। सेकंड में कह रहा है सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या सुप्रीम से कार्रवाई कर सकता है। तो इसमें क्या क्या बता दिया, या तो कोई कोर्ट है उसने एप्लीकेशन लगाई केस ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, या कोई पार्टी है उसने लगाई तो भी कर सकते हैं, ठीक है, या न्यायालय को सुप्रीम से भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। ये कह रहा है धारा 407 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 के प्रबंधों के अधीन ये कोई ज़्यादा। हाँ, तो ये कह रहा है अगर कोई न्यायालय को लगता है, हाँ नहीं एक बार, धारा 407 में उपधारा 3, 4, 5, 6, 7, 9 के प्रबंध इस धारा की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश के आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे भी धारा 407 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा के उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाला 1000 रुपये शब्दों के स्थान पर 250 रुपये शब्द हो। तो ये कह रहा है कि अगर कोई न्यायालय है उसे ये लगता है कि ये जो केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन परेशान करने के लिए लगाई गई है, तंग करने के लिए लगाई गई, तो न्यायालय क्या करेगा, जो सेशन कोर्ट होगा तो फिर 250 रुपये मतलब 250 रुपये उस व्यक्ति को दिलाएगा, जिस व्यक्ति से दिलाएगा जिस व्यक्ति ने केस ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगाई है, दूसरे पक्षकार को दिलाएगा, जो सेकंड पार्टी होगी उसे दिलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 409
409। तो ये कह रहा है सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामला और अपीलों का वापस लिया जाना। अब जो सेशन कोर्ट वगैरह हैं, सेशन कोर्ट द्वारा कोई केस है या अपील है उसे वापस लिया जाना। ठीक है, उसने दी थी किसी को ट्रायल करने के लिए, अब उससे वापस ले रहा है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में कोई मामला या अपील वापस ले सकता है, या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया था वापस मंगा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला अगर उसे न्यायालय को लगता है कि जो उसने उसके पास जो केस है उसे वापस भी मंगा सकता है। ठीक है, एक बार उसने ट्रायल करने के लिए भेज दिया और न्यायालय को लग रहा है नहीं इसे वापस मंगा लेना चाहिए, तो उसे वापस मंगा सकता है। अब सेकंड कह रहा है अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचार या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी सेशन न्यायाधीश किसी मामले का अपील को जिसे उसने अपने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। ठीक है, कब मंगा सकता है? अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व। अब थर्ड कह रहा है जहाँ सेशन न्यायाधीश कोई मामला अपील उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहाँ वह स्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचार कर सकता है या उस अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचार से सुनवाई के लिए इस संहिता के बंदों के अनुसार दूसरे न्यायालय में हवाले कर सकता है। तो ये कह रहा है 407 सेशन कोर्ट की पावर बता रहा है किसी केस को वापस मंगाने की। तो ये पहले क्लॉज में कहता है यदि न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है तो सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितवत पक्षकार की रिपोर्ट पर केस को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्लॉज ये कह रहा है अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचार या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व कभी भी सेशन न्यायालय उसे वापस मंगा सकता है। थर्ड में कह रहा है जहाँ सेशन न्यायाधीश कोई मामला अपील उपधारा 1-2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहाँ वो या तो खुद सुन सकता है उसके आगे ट्रायल वो खुद कर सकता है या किसी अन्य कोर्ट को भेज देगा ट्रायल करने के लिए। ये हो गया हमारा 409। अब आ जाता है आगे, तो कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। अब यहाँ बता रहे हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामला कैसे वापस लिया जाएगा। तो ये कह रहा है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिसके अधीनस्थ कोई मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई केस चल रहा है और न्यायालय को लगता है उसे मंगा लेना चाहिए अपने पास ट्रायल करने के लिए, तो वो उसे न्यायालय क्या कर सकता है? उस मजिस्ट्रेट से वो केस वापस ले सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारणा के लिए किसी अन्य न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला क्लॉज। दूसरा कह रहा है कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 192 की धारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले की जांच विचार स्वयं कर सकता है। तो इसमें बता रहा है 410 में बता रहा है मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट के कोई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ कोई केस चल रहा है और न्यायालय को लगता है कि उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो केस हमें वापस मंगा लेना चाहिए, तो फिर वो वापस मंगा सकता है और उसका ट्रायल या तो खुद कर सकता है या कोई सक्षम न्यायालय उसे ट्रांसफ़र कर सकता है आगे की कार्रवाई के लिए। अब आ जाते हैं 411 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। अब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को मामला ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, तो यहाँ बता दी कोई DM या SDM। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी ऐसी कार्रवाई को जो उसके समझ प्रारंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। मतलब उसके पास कोई केस आया और न्यायालय को लगता है किसी मजिस्ट्रेट कोई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है उसे आगे की कार्रवाई के लिए दे देना चाहिए, तो उसे भेज सकता है। सेकंड में कहना अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है।
ठीक है। अगर कोई ट्रायल चल रहा है और न्यायालय को लगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये केस इससे वापस ले लेना चाहिए, तो वापस ले सकता है। उसके आगे के ट्रायल वो खुद कर सकता है, या फिर कोई और अन्य न्यायालय जो सक्षम न्यायालय हो उसे भेज सकता है। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम 412 कह रहा कारणों का अभिलिखित किया जाना। तो कह रहा धारा 408, 409, 410, 411 के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसे सेक्शन दे रखे हैं, अगर इन सेक्शनों में जो इसके अंतर्गत दे रखे हैं उन सेक्शनों में कोई कार्रवाई सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट करेगा, वो क्या करेगा, जो कार्रवाई कर रहा है उसको अभिलिखित करेगा। जो कारण वगैरह होंगे क्यों ऐसा कर रहा है इसके लिए क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, मतलब कोई अभिलिखित करेगा, कारणों को अभिलिखित करेगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 32 बताता है आदेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बताता है आदेशों का, कोई केस है उसका निष्पादन के बारे में बता रहा है, निलंबन के बारे में बता रहा है, प्रहार के बारे में बता रहा है, लघुकरण के बारे में बता रहा है। इसमें सेक्शन है 413 से 435 तक। अब इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। ये बताता है 413 कह रहा है धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। ये कह रहा है जब कोई दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाएगा जो आवश्यक हों उस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए। ये बता रहा है हमारा 413। तो 413 ये कह रहा है जब मृत्युदंड की पुष्टि का आदेश सेशन न्यायालय के प्राप्त हो जाता है, तो वह वारंट जारी करके आगे की कार्रवाई आवश्यक कदम उठाकर उसका पालन करा सकता है। जो इन्फोर्समेंट कराएगा, जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर आया होगा उसके पास, तो उसका क्या कराएगा, इन्फोर्समेंट कराएगा। ये बता रहा है 413। तो 413 बता रहा है धारा 368 के अधीन कोई आदेश है जो मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुति किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट करके दे दी गई है। अब सेशन न्यायालय को पुष्ट करके देगी, सर्टिफाई करके दे दी गई है, तो फिर क्या करेगा, आगे की कार्रवाई के निष्पादन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए क्या करेगा, आगे की कार्रवाई करेगा न्यायालय। ठीक है, तो सेशन न्यायालय होगा। अब आ जाते हैं 414 बताता है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश का निष्पादन। ये बता रहा है कोई उच्च न्यायालय है, उसने मृत्युदंड दे दिया, उसका इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाएगा। तो कह रहा है जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड किया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कर सकता है। अब ये कह रहा है 414 कि जब अपील या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया है, तो वारंट जारी करके उसे इन्फोर्समेंट कराएगा हमारा कौन सा। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय। हाँ, तो फिर सेशन न्यायालय क्या कराएगा, जो आगे की कार्रवाई हुई, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा उसका इन्फोर्समेंट कराएगा। ये कह रहा है हमारा 414। 415 कह रहा उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्युदंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। तो इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय में अपील की दशा में, उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्युदंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। तो ये कह रहा है जब उच्चतम न्यायालय में अपील की दशा में कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील लगा दी है किसके खिलाफ, मृत्युदंड के खिलाफ, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये कह रहा है जब तक उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो क्या होगी, निलंबित, निष्पादन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, निष्पादन का मुलतवी कराया जाना, रोक दिया जाना। तो कह रहा है यदि किसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 334 ए क्लॉज ए बी में उच्चतम न्यायालय में अपील गई है, और कोई अपील कर दी गई है, तो अपील का निपटारा होने के दंडादेश का निष्पादन नहीं किया जाएगा। जब कब तक नहीं किया, जब तक वो अपील का ऑर्डर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा 415। अब आ जाते हैं 416 काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 416 कह रहा है
गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। तो यह गर्भवती स्त्री के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि कोई महिला जिसे मृत्युदंड दिया गया है वह गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, मृत्युदंड का जीवन कारावास में बदल देगा। तो क्या करेगा, जो उसे मिली थी, जो दंड मिला था, उनकी क्या करे, उसे उन्हें परिवर्तित करके मृत्युदंड को आजीवन कारावास कर दिया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, पूछा भी जाता है हर बार। तो ये कह रहा है गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। तो अगर किसी स्त्री है उसे मृत्युदंड दिया गया है और वो प्रेग्नेंट है तो फिर क्या करेंगे, उसको जो स्त्री है उसे मृत्युदंड ना देकर आजीवन कारावास दे देंगे। अब आ जाते आगे। अब आ जाता है 417। 417 बता रहा है, इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। तो ये कह रहा है कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। तो ये कह रहा है कारावास का स्थान कैसे, अब किसी को जेल हो गई, अब जेल उसे कौन सी जेल में रखा जाए ये कौन डिसाइड करेगा। तो 17 कह रहा है राज्य सरकार निश्चित करेगी। सीधा सीधा ये है, अगर कोई, तो कह रहा है तो जो कोई कारावास का स्थान है तो जो कोर्ट है, जो कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है तो वो वहाँ की जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि सही कौन सी जेल में रखना है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं हम 418। 418 बता रहा है कारावास के दंडादेश का निष्पादन। अब जो ये कह रहा है कारावास के जो दंडादेश दिया गया था, अगर कोई कारावास के लिए कोई दंडादेश है वो दे दिया गया है तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे कराएंगे। तो ये कह रहा है जहां उन मामलों में जिनके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है, भिन्न मामले में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडाधित किया गया है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना तात्पर्य वारंट भेजेगा, और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल में या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे भी जेल या अन्य स्थान को भिजवाया जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है हमारा 418। तो 418 सीधा सीधा ये कह रहा है कारावास के दंडादेश के निष्पादन के इन्फोर्समेंट के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है धारा 413 से भिन्न मामलों में वारंट द्वारा कारावास के दंडादेश का निष्पादन किया जाएगा, वारंट द्वारा। ठीक है, और दंडादेश गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होगा। जिस दिन गिरफ्तार किया जाएगा उसी दिन से माना जाएगा कि इसका दंड शुरू हो गया है। ठीक है, गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा, जो दंड दिया गया है, जो कारावास दिया गया है उसकी समय अवधि कब से शुरू होगी, जब से उसे पकड़ा गया है। अब आ जाते हैं हम 419। 419 कह रहा है निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। 419 कह रहा है धारा 418 के अधीन वारंट जेल के वारसा अधिकारी को निर्दिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के वारसाद अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसके बंदी परिरुद्ध या परिरुद्ध किया जाना है। तो कहाँ हो जाएगा, तो ये कह रहा है जो वारसाधक अधिकारी है उसको निर्दिष्ट हो जाएगा। अब आ जाते 420। 420 कह रहा है वारंट किसको सौंपा जाएगा। 420 कह रहा है वारंट किसको सौंपा जाएगा। तो कह रहा है जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया गया है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। ये 420 बताता है कि अगर कोई बंदी है जो जेल में परिरुद्ध किया गया है तब वारंट तो केवल जेलर को सौंपा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते आगे। 21 बता रहा है, 421 बता रहा है जुर्माना अधिकृत करने के लिए वारंट, कोई जुर्माना वगैरह है उसे लेना है उसके लिए क्या कर रहे हैं, वारंट कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ले रहे हैं, इसमें डीपली नहीं बढ़ रहे। तो ये कह रहा है 421 जुर्माने की वसूली के लिए अपराधी की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय किया जा सकता है। किसके किया जा सकता है, जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय किया जा सकता है, पहला पॉइंट। बी कह रहा है जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए कलेक्टर के वारंट जारी किया जाएगा। ये कह रहा है फिर ये कह रहा है नीचे वाला कि जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से भू राजस्व के बकाया के रूप में। तो अब कोई प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, टैक्स, इनकम टैक्स क्या है वो अभी
लेना है उस पर। ठीक है, तो कह रहा है तो क्या किया जाएगा, तो क्या कलेक्टर को वारंट जारी किया जाएगा। कलेक्टर क्या करे, उस जो प्रॉपर्टी है उससे क्या करे, जुर्माना अधिग्रहण करे। ठीक है, तो ये बताता है हमारा। अब आ जाते हैं 422। 422 कह रहा है ऐसे वारंट का प्रभाव। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम जाते हैं सीधा डायरेक्ट 425 में। अब 425 बता रहा वारंट कौन जारी कर सकता है। तो ये कह रहा है प्रत्येक वारंट दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकेगा या उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यह कौन कौन करेगा, तो कह रहा है किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसको उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये बता दिया। तो उसके जो या तो ये कह रहा है यदि किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट कोई इन्फोर्समेंट वगैरह है उसके लिए वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, या तो न्यायाधीश द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवे द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बताता 425। तो 425 कह रहा है प्रत्येक वारंट दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा या उसके पद के उत्तरवर्ती में द्वारा किया जाएगा। तो कौन कौन कर सकता है, तो ये कह रहा है प्रत्येक वारंट दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय कर सकता है या मजिस्ट्रेट जारी किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है या न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा भी किया जा सकता है, उसके उत्तरवर्ती वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 426। 426 कह रहा है निकल भागे अपराधी का दंडादेश। तो जो निकल भागा अपराधी है उसे कौन सा दंडादेश दिया जाएगा उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है 426 अभिरक्षा में, तो कह रहा है जब निकल भागे दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माना या दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसे दंडादेश इस समय इसके पूर्व अंतरित उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी हो जाएंगे। तो 2 कह रहा है जब निकल भागे दोष से जिस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास से दंडादेश किया गया है तब यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतम किस्म का हो जिसे ऐसा दोष जब वह निलंब भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश के कठोरतम किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष हुआ जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग किए जाने के पश्चात प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। तो 426 कह रहा है अभिरक्षा से निकल भागी कोई अभिरक्षा है, कोई कैद वैद था, गिरफ्तार कर लिया था, वो क्या करे, वो निकल भागा है। अगर अभिरक्षा से निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी जो मृत्यु दंडादेश आजीवन कारावास से दंडनीय है, कठोर दंड है तो तुरंत प्रभावी हो जाएगा, कठोर नहीं है तो पहला कारावास भोगने के पश्चात प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये बता दिया 426 में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं 428। 428 कहता है 428 कहता है अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसने पहले भी कारावास भोगा है, ठीक है, तो वो जब उसे फाइनल कारावास दिया जाएगा ना, तो जो उसने पहले कारावास भोगा है 2 या 3 महीने का जो भी भोगा उसे क्या कर दिया जाएगा, मुजरा कर दिया जाएगा। ये कह रहा है 428। तो 428 कह रहा है कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। तो ये कह रहा है जो सेटलमेंट के बारे में बता रहा है, तो ये कह रहा है जो कारावास अपराधी जांच विचारण के दौरान भोग चुका है तो उसे दंडादेश में से कम किया जाएगा। अब उसे जब फाइनल दंड दिया जाएगा तो उसमें से जो वो भोग चुका है सजा उसे कम कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा हम
432 पे ये इम्पोर्टेंट है। दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति, या तो निलंबित करने की या कम करने की शक्ति। तो ये कह रहा है 432, समुचित सरकार पूरे दंडादेश का या उसके किसी भाग का निलंबन भी कर सकती है, परिहार भी कर सकती है। दंड देने वाला न्यायाधीश अपनी राय सरकार को भेजेगा। ठीक है, तो क्या करेगा। अब उसको ये कह रहा है कि जो समुचित सरकार है वो किसी दंड को कम भी कर सकती है, निलंबन भी कर सकती है, परिहार भी कर सकती है। पर ठीक है, अच्छा तो कह रहा है हाँ, तो क्या निलंबन या परिहार कर सकती है। और जो न्यायालय होगा अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं नहीं मुझे अपनी राय देनी चाहिए, कुछ बात है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी राय सरकार को भेजेगा। तभी सरकार ऐसा करेगी, निलंबन या परिहार। ठीक है, परिहार। अब आ जाते 433 पे। 433 कह रहा है दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। तो ये कह रहा है जो दंड दिए गए हैं उनका लघुकरण कैसे किया जाएगा। तो 433 बता रहा है। तो ये कह रहा है मृत्यु दंड का अन्य दंड से लघुकरण। अगर मृत्यु दंड का नहीं है, किसी और चीज़ का, मृत्यु दंड को छोड़कर किसी चीज़ का अपराध है, ठीक है, उसके लिए कोई दंडादेश का लघुकरण कैसे होगा। तो ये कह रहा है आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का अन्य दंड में लघुकरण कर सकता है, मतलब मृत्यु दंड को कोई भी छोटे दंड में परिवर्तित कर सकता है। दूसरा ये कह रहा है आजीवन कारावास का, जो आजीवन कारावास होगा उसे 14 वर्ष तक के कारावास से लघुकरण किया जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा कि आप क्या आजीवन कारावास था तो पूरे लाइफ भोगने से अच्छा है आप क्या करो 14 वर्ष तक कारावास भोग लो। तो ये हो गया। अब आगे कह रहा कठिन कारावास को सादा कारावास में और जुर्माने में भी चेंज कर सकता है। तो कैसे कैसे कर सकता है। 433 में 433 कह रहा है मृत्यु, अगर कोई मृत्युदंड का अन्य दंड से लघुकरण कोई है तो आजीवन कारावास का 14 वर्ष में कर दिया जाएगा। तो आजीवन कारावास दे दिया गया तो उसे 14 साल में कर दिया जाएगा। पर अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसे कोई छोटे दंड में जो न्यायालय को लगता है ये देना चाहिए तो वो दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कठिन कारावास को सादा कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, अब तो ये कह रहा है कठिन कारावास को सादा कारावास में या जुर्माने में बदल सकता है। सादा कारावास को जुर्माने में लघुकरण कर सकता है। तो यह तीनों कंडीशन बता दी। अगर कह रहा है मृत्युदंड का या अन्य दंड से लघुकरण, ठीक है, अगर कोई मृत्युदंड वगैरह का अगर किसी ने अपराध किया है, ऑफेंस किया है और वो अपने केस को मतलब छोटा कर लघुकरण कराना चाहता है तो लघुकरण कराएगा। तो मृत्युदंड का कोई अगर व्यक्ति है तो उसे अन्य छोटे दंड दिया जा सकता है, लघुकरण कर दिया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कोई आजीवन कारावास दे दिया तो उसे 14 वर्ष का कम करके 14 साल तक का ही कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कठिन कारावास को सादा कारावास या जुर्माने में ही बदल सकते हैं। फिर कह रहा है सादा कारावास है उसे जुर्माने में केवल बदल सकते हैं। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ, अब ये 433 है कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों का निर्बंधन नहीं। अब चलो 434। तो कह रहा है मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति। धारा 431 433 द्वारा राज्य सरकार के प्रदत्त शक्तियाँ मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। 436 बताता है मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्र सरकार की समवर्ती। तो कह रहा है मृत्यु दंडादेश की दशा में कोई मृत्युदंड दे दिया गया है तो सेंटर की पावर क्या है उसमें। तो कह रहा है धारा 431 में 433 तथा 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियाँ मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्र सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो ये कह रहा है और धारा 431 और 433 द्वारा राज्य सरकार प्रदत्त शक्तियाँ मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्र सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो कह रहा है कौन कौन कर सकता है। तो कह रहा है मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्र सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं 435। 435 बताता है कुछ मामलों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। तो ये 35 में बता रहा है।
तो 435 बताता है कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार के परामर्श के पश्चात कार्य करना। तो ये कह रहा है 435, तो इसमें 435 पहला क्लॉज कहता है, पहला क्लॉज कह रहा है धारा 432 या 433 के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श लेगी। क्या करेगी? जो राज्य सरकार से केंद्र सरकार से परामर्श लेगी राज्य सरकार, पहला क्लॉज। दूसरा कह रहा है अपराध के अंतर्गत अपराध का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या केंद्रीय अभिकरण द्वारा होगा। अगर कोई दिल्ली विशेष पुलिस ने कोई केस की सुनवाई की है तो उसका ट्रायल आगे कौन करेगा? तो ये कह रहा है अपराध का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या केंद्रीय अभिकरण द्वारा हुआ हो। ठीक है। फिर कह रहा है जिसमें केंद्र सरकार की सम्मति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार की सेवा में लगे हुए व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो ये बताता है 435। तो 435 कह रहा है धारा 432 और 433 के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार में परामर्श बता रही है, परामर्श लेगी। जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार है वो क्या करेगी? केंद्र सरकार से परामर्श लेगी। ये बताता है 435 में। ठीक है। तो क्या करेगी? केंद्र सरकार से राज्य सरकार परामर्श लेगी। दूसरा ये कह रहा अपराध का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है, तो फिर केंद्र सरकार, तो कह रहा है या केंद्रीय अभिकरण द्वारा हुआ। ठीक है। तो ये कह रहा है अपराध के इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या केंद्रीय अभिकरण द्वारा हुआ है। ठीक है। तो क्या करेगी? राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श लेगी। फिर बता रहा है जिसमें केंद्र सरकार की सम्मति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार की सेवा में लगे हुए व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो ये कह रहा है कुल मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। तो क्या करेगी? अगर लग रहा है राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श ले लेना चाहिए पहले, तो वो ले लेगी। ये बता रहा है 433। चलो अब हमने कर लिए 433 पे। अब आ जाता है चैप्टर 33, तो इसे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।